टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसी के साथ आज का हम जो लेसन है, जीव जनन क्यों करते हैं, उसका स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज के लेसन की तरफ। तो आज का लेसन है, जीव जनन क्यों करते हैं या जीव जनन कैसे करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के जो कंटेंट है कि इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखना जरूरी है। कौन कौन से टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा करेंगे वो देखना जरूरी है। तो आइए चलते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में अपने को देखो जनन व उसके प्रकार, इसमें अपन जनन की सिंपल डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार में अपन अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के ऊपर चर्चा करेंगे। अलैंगिक जनन में एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन वो कैसे होता है, इसकी दो विधियां हम इनमें पढ़ेंगे, द्विखंडन और बहुखंडन की विधि इसमें पढ़ेंगे। और बहुकोशिकीय जीवों में जो अलैंगिक जनन की विधि है, जैसे खंडन है, मुकुलन है, पुनरुद्भवन है, जनन है और कायिक प्रवर्धन है, इन विधियों का इसमें अपन विधिवत तरीके से, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल तरीके से है, वो अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है वो इसमें देखेंगे, परागण और उसके भाग है वो इसमें देखेंगे, मनुष्य में लैंगिक जनन देखेंगे और मनुष्य में लैंगिक जनन के अंतर्गत अपन नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र है उसका अध्ययन करेंगे। और इसका लास्ट टॉपिक है जनन स्वास्थ्य, उसका भी अपन अध्ययन करेंगे। देखो लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा बड़ा भी है, तो अपन इसको 3 पार्टों में डिवाइड करके इसका अध्ययन करेंगे और आपको समय समय पर वीडियो है उपलब्ध करा देंगे। यदि आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिख के बताएं, ठीक है। तो आइए आज का जो लेसन है वो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जनन की परिभाषा, डेफिनेशन की जनन कहते किसे हैं। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है, यानी कि सजीव है वो अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है। जनन वह क्रिया है जिसमें सजीव अपने समान, पेरेंट्स के समान नए जीव या नई संतति उत्पन्न करता है, वो जनन कहलाता है, ठीक है। और जनन है वो आवश्यक क्यों है, पहले तो यही जानना है कि जनन आवश्यक क्यों है। तो जनन आवश्यक इसलिए है कि इससे पृथ्वी पर जीवन की जो निरंतरता है वो बनी रहे। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता है वो बनी रहे, उसकी पीढ़ी है वो बनी रहे, उसकी जाति है वो बनी रहे, इसीलिए जनन आवश्यक है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये पेरेंट्स हैं, उन्हीं के समान 2 संतति है, यहाँ पर इधर 2 पेरेंट है और इनके 2 उन्हीं के समान बच्चे हैं, ठीक है। तो जनन में अपन ने यही सीखा था कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो है वो जनन कहलाती है। अब हम बात करते हैं जनन के महत्व की, कि जनन का महत्व क्या है। तो जनन का महत्व जानते हैं अपन कि पहला इसका महत्व है कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखना, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखना, अपनी जाति को बनाए रखना। यदि जीव जनन ही नहीं करेंगे तो उस जाति का, उस पृथ्वी के ऊपर जो अस्तित्व है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, इसलिए जनन आवश्यक है। तो पहला है जीवन की निरंतरता के लिए, और दूसरा है कि इससे जीव में भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, इससे जीव में भिन्नताएं हैं वो उत्पन्न होती है। भिन्नताएं कैसे कि लैंगिक जो जनन है
उसमें पेरेंट्स यानी नर और मादा उनके द्वारा 50-50% जो जेनेटिक मटेरियल है वो संतान में पहुंचता है, जिससे उनमें भिन्नताएं उत्पन्न होने की संभावनाएं होती हैं, जो कि विकास में सहायक है, नई जाति के विकास में सहायक है। अब हम बात करेंगे जनन के प्रकार की, कि जनन जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहां पर हम जनन में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की चर्चा करेंगे। ठीक है, सामान्यतः जनन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। सबसे पहले हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की। ठीक है, कि अलैंगिक जनन कहते किसे हैं। तो आइए अलैंगिक जनन की बात करते हैं। तो इसमें देखिए, जनन की वह विधि जिसमें एकल जीव द्वारा या एकल जनक द्वारा नए जीवों का विकास किया जाता है, नए जीवों का को उत्पन्न किया जाता है, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। तो देखिए इसमें डेफिनेशन में कि जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं, केवल सिंगल पेरेंट है वो भाग लेते हैं और नए जीवों का विकास करता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लैंगिक जनन की डेफिनेशन की। लैंगिक जनन क्या होता है? तो लैंगिक जनन की, अलैंगिक में सिंगल पेरेंट की बात की अपन ने, लेकिन लैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट की बात नहीं करेंगे। यहां पर नर और मादा दोनों पेरेंट है वो भाग लेते हैं, या नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही भाग लेते हैं और जनन प्रक्रिया करते हैं और अपने समान संतान उत्पत्ति करते हैं। तो डेफिनेशन देखिए कि जनन की वह विधि जिसमें नर व मादा दोनों भाग लेते हैं, लैंगिक प्रजनन कहलाता है। और लैंगिक प्रजनन के एग्जाम्पल्स में देख रखे हैं कि यहाँ पे दोनों पेरेंट भाग ले रहे हैं और नई संतति उत्पन्न कर रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों पेरेंट भाग ले रहे हैं और नई संतति उत्पन्न कर रहे हैं। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन की डेफिनेशन अपन ने देखी और उस डेफिनेशन के आधार पर अपन अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। तो पहला बेसिक डिफरेंस है उसकी अपने बात की थी कि अलैंगिक जनन में नए जीव उत्पन्न होते हैं, सॉरी अलैंगिक जनन में एकल जीव द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं, एकल जीव है वो नए जीव उत्पन्न करता है, जबकि लैंगिक जनन में एकल जीव नहीं बल्कि दो एकल जीव, एक नर और एक मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही है इसमें कि एक अलैंगिक जनन में एकल जीव भाग लेते हैं और लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, दूसरा है कि अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में नर के द्वारा नर युग्मक और मादा के द्वारा मादा युग्मक बनाए जाते हैं। तीसरा है कि नया जीव पैतृक जीव के समान और समरूप होता है। जो नया संतति बनती है, नया जीव बनता है, वह पैतृक जीव के समान और समरूप होता है, जबकि अलैंगिक जनन में नया जीव है वो आनुवांशिक रूप से, जेनेटिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता। जेनेटिक रूप से तो समान होता है लेकिन वैसे देखा जाए तो वो समरूप नहीं होता है, यानी उनका रूप जो होता है, आकार होता है, अपने माता पिता अपने पेरेंट्स के एक समान नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। सतत गुणन लगातार यदि अपन संख्या बढ़ाना चाहते हैं जीव की तो अलैंगिक जनन बहुत अच्छा माध्यम है, जबकि प्रजाति में भिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। लैंगिक जनन है उसके कारण प्रजाति में या किसी जाति में भिन्नताएं उत्पन्न होती है और एंड में एक नई जाति का डेवलपमेंट होता है। अलैंगिक जनन निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है, जबकि लैंगिक जनन है वो उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है।
तो ये अभी तक अपने लैंगिक और अलैंगिक जनन की डेफिनेशन देखी और इनमें डिफरेंस देखा है। अब हम विस्तृत से अलैंगिक जनन कौन कौन सी विधियों के माध्यम से संपन्न होता है वो अपने एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो अलैंगिक जनन की विधियां हैं, इसमें हम द्विखंडन और बहुखंडन है उसका अध्ययन करेंगे, जबकि बहुकोशिकीय जीव में हम इन 5 विधियों का अध्ययन करेंगे, जो कि हमने लेसन के स्टार्ट में ही बता दिया था कि अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव में जनन की विधि। तो एक कोशिकीय जीव में जनन की विधियों में पहली विधि है द्विखंडन। द्विव यानी 2 खंडन यानी टूटना, यानी इसमें एक जीव है, एक कोशिका है, वह टूटकर 2 नए जीव में विभाजित हो जाती है, 2 नए जीव बनाता है। ठीक है। यदि अपन एग्जाम्पल के तौर पर ले तो एग्जाम्पल है अमीबा और लेशमानिया। लेशमानिया जो होता है वो कालाजार रोग कारक होता है, इसके कारण एक रोग होता है कालाजार, तो वो रोग का ये कारक होता है। अब दोनों अमीबा और लेशमानिया दोनों में ही द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अमीबा में अलैंगिक जनन है वो एक किसी भी तल से, अमीबा में अलैंगिक जनन है वो किसी भी तल से हो सकता है, यानी ये किसी भी तल से विभाजित होकर 2 नए जीवों को बना सकती है। ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर पहले केंद्रक विभाजन होता है और केंद्रक विभाजन के पश्चात में कोशिका विभाजन द्वारा ये 2 नए जीव बना लेता है। यहाँ पे किसी निर्धारित तल नहीं होता। जबकि यदि अपन लेशमानिया में देखें तो लेशमानिया में विभाजन का एक निश्चित तल होता है। ये देखिए यहाँ पर विभाजन का एक निश्चित तल होता है कि सबसे पहले केंद्रक विभाजन होगा, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनेंगे और फिर 2 केंद्रक बनने के बाद में इनमें ऊर्ध्वाधर एक कोशिका विभाजन होता है। ऊर्ध्वाधर एक निश्चित तल है, इस तल से इनका विभाजन होता है और एक जीव से 2 जीव बन जाते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है। अमीबा और लेशमानिया होता दोनों में द्विखंडन है, लेकिन अमीबा में किसी भी तल से विभाजन हो सकता है, जबकि लेशमानिया में एक निश्चित तल से विभाजन होता है। विभाजन की दूसरी जो विधि है अलैंगिक, एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन की दूसरी जो विधि है वह है बहुखंडन। ठीक है। बहुखंडन में क्या होता है, इसमें एक जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित होता है, एक जीव के द्वारा बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारे नए जीव हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है। बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है ये प्रोटोजोआ है और इसके कारण मलेरिया बुखार जो होती है वो इसके द्वारा होती है, यानी मलेरिया रोग का जनक है प्लाज्मोडियम। ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले केंद्रक है वो अनेक भागों में टूटता है और उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव है वो पिंड के रूप में इकट्ठा हो जाता है और फिर कोशिका झिल्ली बनने लगती है और जब ये विकसित हो जाते हैं तो बाहरी कोशिका झिल्ली है वो यहाँ से फट जाती है, टूट जाती है और ये सारे प्लाज्मोडियम है वो मुक्त हो जाते हैं और अपना स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से बहुखंडन है वो मलेरिया रोग जनक प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अलैंगिक जनन में एग्जाम्पल्स ज्यादा याद रखने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स पूछा जाता है कि बहुखंडन किसके द्वारा, बहुखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, हमें याद रखना है प्लाज्मोडियम। ठीक है। द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है, तो हमें अमीबा और लेशमानिया। अब अमीबा और लेशमानिया में यह भी याद रखना है कि अलैंगिक जनन की द्विखंडन विधि द्वारा एक निश्चित तल से द्विविभाजन द्वारा किसमें पाया जाता है, तो उस लेशमानिया में आ जाएगा, कालाजार रोग का जो कारक है। ठीक है। तो अपने को विशेष रूप से उदाहरणों पे ध्यान देना है। अब बात करते हैं
बहुकोशिक जीव में अलैंगिक जनन की। और बहुकोशिक जीव में अलैंगिक जनन की जो पहली विधि है वह है खंडन। वह विधि है खंडन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें सरल संरचना वाले जो बहुकोशिक जीव होते हैं वो विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके एक नया जीव विकसित करता है। ठीक है, तो खंडन विधि में क्या होता है कि प्रजनन की इस विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। अरे प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके एक नया जीव है वो बनाता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है स्पायरोगैरा। उदाहरण है स्पायरोगैरा, ये एक शैवाल है। ये शैवाल है स्पायरोगैरा। तो इसमें खंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे ये इसका एक तंतु होता है स्पायरोगैरा का, ये मान लीजिए 3 भागों में किसी कारण से, किसी घटना के कारण ये 3 टुकड़ों में बन गया, तो प्रत्येक टुकड़ा है वो एक नया कवक तंतु बना लेगा। ठीक है, अगली विधि की बात करें तो पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहलाती है। पुनरुद्भवन और पुनर्जनन, इसमें क्या होता है कि जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। या हम साधारण शब्दों में यह कहें कि इसमें अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त करना, अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त करना पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहलाता है। और इसका उदाहरण जो है वह है प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया और हाइड्रा, ये देखिए प्लेनेरिया जो है ये एक जीव है, इसको हमने 3 भागों में काटा। ठीक है ना, और प्रत्येक जो भाग है अपने खोए हुए अंग को प्राप्त करते हैं। देखो ये वाला भाग है वो नीचे वाला पार्ट प्राप्त करेगा, बीच वाला है ऊपर और नीचे दोनों प्राप्त करेगा, नीचे वाला है वो ऊपर वाला पार्ट बनाएगा और 3 नए प्लेनेरिया हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, तो पुनरुद्भवन विधि द्वारा अलैंगिक जनन है वो प्लेनेरिया और हाइड्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट जो विधि है अलैंगिक जनन की वो है मुकुलन। ठीक है, इस प्रक्रम में होता क्या है कि सजीव के शरीर पर एक छोटी उभार उत्पन्न होता है। यहां पर हाइड्रा में देखो आप, ठीक है, ये हाइड्रा में के शरीर पर एक छोटा उभार उत्पन्न होता है, यह उभार कहलाता है मुकुल। ठीक है, और ये उभार धीरे धीरे बड़ा होकर अपने जनक के समान हो जाता है और जब ये विकसित हो जाता है तो अपने जनक से अलग होकर अपना स्वतंत्र जीवन यापन करता है। ठीक है, उदाहरण है यीस्ट और हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा ये प्रक्रिया बताई गई है। और इसी प्रकार से यीस्ट कोशिका जो कि कवक है, इसमें होता क्या है कि एक यीस्ट कोशिका है, इसमें धीरे धीरे केंद्रक है विभाजित होता है और रहता है, और साथ ही कोशिका झिल्ली है वो भी विभाजित होती रहती है और अंततः यहाँ से ये अलग होकर एक नया मुकुल बनाता है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि एक के ऊपर एक चैन के रूप में, श्रृंखला के रूप में भी ये उत्पन्न हो सकते हैं और प्रत्येक मुकुल है एक नया यीस्ट कोशिका है वो बनाती है। तो मुकुलन के द्वारा अपने अलैंगिक जनन देखा। अब नेक्स्ट जो अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग जो विधि है वो राइजोपस में पाई जाती है। बीजाणु समासंग वो राइजोपस में पाया जाता है। राइजोपस एक कवक है, एक कवक है। इसमें होता क्या है कि जो कवक तंतु होते हैं, राइजोपस के कवक तंतु में से कुछ कवक तंतु हैं वो ऊपर की ओर उनके जो सिरे होते हैं वह सिरे ऊपर की ओर फूल जाते हैं। जो एंड टिप होता है इनका सिरा होता है वो फूल जाता है और फूलकर बीजाणु धानी बनाता है। बीजाणु धानी में बीजाणु बनते हैं
और जब ये बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं, बीजाणु धानु परिपक्व हो जाती है, तो बीजाणु दानी के फटने से ये बीजाणु जो है स्वतंत्र होकर नम मिट्टी में नीचे गिरते हैं और प्रत्येक बीजाणु जो है वो अंकुरित होकर एक नया कवक तंतु का निर्माण करता है और यह बीजाणु समासंग है वह राइजोपस नामक कवक में पाई जाती है। अब अलैंगिक जनन की नेक्स्ट जो विधि है वो कहलाता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, देखिए पादप में दो प्रकार के पार्ट होते हैं, एक होता है कायिक भाग जैसे जड़ तना पत्ती, एक होता है लैंगिक भाग, लैंगिक पार्ट जैसे पुष्प। तो पादप के कायिक भागों के द्वारा यानी जड़ तना पत्ती के द्वारा नए जीव का निर्माण या संतति उत्पन्न करना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उनके कायिक भाग जैसे जड़ तना पत्तियों आदि से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी सिंपल से शब्दों में है कि पादप के कायिक भाग या कायिक भागों के द्वारा नए जीवों का निर्माण कायिक प्रवर्धन कहलाता है या कायिक जनन कहलाता है। अब कायिक भाग हमें ध्यान रखना चाहिए, कायिक जनन क्या होता है, कायिक भाग क्या होते हैं पादप के, जड़ तना और पत्ती। ठीक है, पुष्प उसका लैंगिक पार्ट होता है। तो जड़ के द्वारा यदि अपन प्रवर्धन की बात करें तो देखिए जड़ के द्वारा ये दो प्रकार की विधियां होती है। कायिक परिवर्तन में तो प्राकृतिक विधि होती है, नेचुरल मेथड होता है, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड होता है। ठीक है ना, तो कायिक परिवर्तन की प्राकृतिक विधियों में सबसे पहले देखेंगे कि जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। और जड़ द्वारा जो कायिक प्रवर्धन है इसमें क्या होता है, पौधों में जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती हैं। इन पौधों की जो जड़ होती है ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं हैं वो विकसित होती हैं। ठीक है, अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती हैं जो विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अपन ले तो डहेलिया और शक्करकंदी, डहेलिया और शक्करकंदी, इनमें जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। ठीक है, दूसरी विधि है तने द्वारा कायिक परिवर्धन। ठीक है, और तने द्वारा कायिक प्रवर्धन है वह पाया जाता है आलू और अदरक में। आलू और अदरक, इनमें भी क्या होता है, ये देखिए आलू है और आलू में ये यहाँ पर आलू की आंख कहलाती है जिसमें कायिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं ये। ठीक है ना, और प्रत्येक ये कायिक कलिका है एक नए पौधे का विकास करती है। तो ये तने द्वारा प्रवर्धन हो गया। लास्ट में है पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्धन। ठीक है, तो ब्रायोफिलम जो पौधे की पत्तियां होती है, ब्रायोफिलम पत्तियों की जो कोर पर कलिकाएं पाई जाती हैं। देखो ये ब्रायोफिलम की पत्ती है, नीचे आपको दिखा रखी है। इनमें क्या होता है, ये नई कलिकाएं हैं। जैसे ब्रायोफिलम की पत्ती अपने पादप से टूटकर नम भूमि पर गिरती है तो इनमें ये जो कायिक कलिकाएं हैं वो विकसित होती है। ठीक है, और विकसित होकर ये एक नए ब्रायोफिलम के पादप का निर्माण करती हैं। तो कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधियां हमने देखी कि जड़ द्वारा शकरकंद और डहेलिया में, ठीक है, तने द्वारा अदरक आलू इनमें, पत्तियों द्वारा ब्रायोफिलम में। ये परीक्षा में पूछते हैं भाई तने द्वारा कायिक परिवर्धन किन में पाया जाता है, पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्धन किन में पाया जाता है। ब्रायोफिलम वाला तो पूछा हुआ है, एक दो बार पूछा हुआ है कि पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन किस पादप में पाया जाता है, तो ब्रायोफिलम। ठीक है, अपने को अधिकता अलैंगिक प्रजनन में अधिकांशतः उदाहरण ही याद रखने हैं। ठीक है, चलो दूसरा है कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधियां, जो आर्टिफिशियल मेथड है, कृत्रिम विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसकी पहली जो विधि है वह है रोपण, ठीक है, ग्राफ्टिंग।
इसमें क्या करते हैं कि दो अलग अलग पौधों के हिस्सों को आपस में जोड़कर एक नया पौधा बनाया जाता है। ये दो अलग अलग पादप के जो हिस्से होते हैं, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा स्पष्ट कि एक पादप का हिस्सा ये है, दूसरा ये है, कि दोनों को जोड़ दिया जाता है, ग्राफ्ट कर दिया जाता है ना, और इस प्रकार से एक नया पौधा है वो विकसित हो जाता है। इसमें एक पौधे की शाखा को दूसरे पौधे की जड़ या तने से जोड़ा जाता है, जैसे सेब है, गुलाब है, ठीक है, आम है। तो इनमें ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा कायिक प्रवर्धन है वो किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा इसका मेथड है, दूसरी विधि है वो होती है कर्तन, कटिंग, ठीक है। ये जो विधि है वह गुलाब और गन्ना इनमें अपनाई जाती है। इसमें क्या करते हैं कि तने, पादप के जो तने होते हैं उनकी काट कर उनकी कटिंग की जाती है, ठीक है ना, और उन्हें मिट्टी में लगाकर नए पौधे उगाए जाते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ने का तना होता है, उसको हमने 10-20 टुकड़े किए और टुकड़े करके अपने मिट्टी में लगा दिए, तो प्रत्येक टुकड़े से एक नया पौधा है वो विकसित होता है। इसके बाद में यहाँ पर देखो कटिंग है, ये डायग्राम में भी आपको दिखा रखा है कि यहाँ पे एक पादप है और पादप की यहाँ से हमने टहनी काटी और टहनी को काटकर यहाँ पे हमने मिट्टी में लगाया और मिट्टी में लगाने पर एक नया पौधा है वो विकसित हो गया, ठीक है ना, तो ये कटिंग कहलाता है। तीसरा इसका जो मेथड है वो कहलाता है लेयरिंग, ठीक है, तीसरी इसकी विधि है वो लेयरिंग कहलाती है। लेयरिंग का अर्थ होता है, इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि कोई भी एक पौधा है, ठीक है, और पौधे की टहनी को झुकाकर हम उसको मिट्टी में, बीच में से मिट्टी में यहां दबा देते हैं, ठीक है, और मिट्टी में दबाने पर मिट्टी को कुछ दिनों के लिए गीला करते हैं। इससे क्या होगा, उसमें वहां जड़ें विकसित हो जाती है, ठीक है। जब जड़ें विकसित हो जाती है तो इस टहनी को यहां से काट दिया जाता है, यहां से इसको कट कर दिया जाता है, तो ये पादप अलग और ये नया पादप अपने को प्राप्त हो जाता है। और ये जो विधि है लेयरिंग की, जो विधि है वो चमेली जो पादप है उसमें अपनाई जाती है, ठीक है ना। चमेली में ये विधि लेयरिंग के द्वारा कायिक प्रवर्धन जो विधि है वो की जाती है। उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, चौथी विधि, ठीक है। कायिक परिवर्तन की जो आर्टिफिशियल मेथड है कृत्रिम विधि में, पहली विधि हमने ग्राफ्टिंग की, दूसरी हमने कटिंग की, तीसरी हमने लेयरिंग की, और चौथी जो विधि है वो टिश्यू कल्चर है, उत्तक संवर्धन। ध्यान से देखना इस विधि को। इसमें क्या होता है, इस विधि को देखो आराम से आपको दिखाते हैं। हाँ, इस विधि में होता क्या है, यहां पर कोई पौधा है, गमले में लगा हुआ कोई पौधा है, उसके शीर्ष भाग से हम कोशिकाएं लेते हैं, ठीक है, और शीर्ष भाग से पत्तियों से कोशिकाएं लेकर हम क्या करेंगे, उन कोशिका को पोषक माध्यम में रखते हैं, ठीक है। पोषक माध्यम में रखेंगे तो होगा क्या, प्रत्येक कोशिका विभाजित होकर एक कोशिकाओं का गुच्छ बना लेती है और कोशिकाओं के इस अविभाजित गुच्छ को बोलते हैं केलस। क्या कहते हैं, केलस कहते हैं, ठीक है। अब इस केलस को अपन एक हार्मोन माध्यम में रखते हैं, हार्मोनल माध्यम में। अब हार्मोनल माध्यम में क्यों रखते हैं, क्योंकि केलस है वो अविभेदित है, उसमें जड़, तना, पत्ती अभी विभेदित नहीं है, ठीक है ना। तो इसको जब हार्मोनल माध्यम में रखते हैं तो हार्मोनल माध्यम में रखने से क्या होगा, इसमें जड़ें और इसका तना है वह बनने लगता है, विभेदित होने लगता है, और इस प्रकार जब छोटे पौधे बन जाते हैं इनको यहां पर मिट्टी में लगा दिया जाता है, मिट्टी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तक संवर्धन के द्वारा भी हम उत्तक संवर्धन के द्वारा भी हम जो है नए पौधे हैं वो विकसित कर सकते हैं।
इस विधि में देखो मेन जो बात है, इंपॉर्टेंट जो बात है वो याद करने की है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले शाखा के शीर्ष से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। पोषक माध्यम में कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिकाओं का गुच्छ बनाती हैं, जिसे हम केलस कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछते हैं कि जब पादप की कोशिकाओं को पोषक माध्यम में रखा जाता है तो एक अविभेदित कोशिकाओं का गुच्छ बनता है, गुच्छा बनता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं केलस। ठीक है ना। और केलस को अब हार्मोनल माध्यम में रखेंगे, जिससे उसमें जड़ विभेदित होकर नए पौधे का निर्माण होता है। और उदाहरण के लिए उत्तक संवर्धन जो विधि है वह अपनाई जाती है आर्किड और सजावटी पौधे। नेक्स्ट अपन चलते हैं कायिक संवर्धन के लाभ। किसके लाभ क्या है, तो देखिए सबसे पहला है कि बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, जिनमें बीज उत्पन्न नहीं करने वाले पौधे, यहां पर अपन नहीं करेंगे बीज उत्पन्न, जिनमें बीज नहीं बनता है जिन पौधों में, उनकी बात करें तो बीज उत्पन्न नहीं करने वाले पौधे जैसे केला है और गुलाब है आदि में नए पौधे बना सकते हैं। देखो जो जिनमें बीज बनता है वो उनमें तो लैंगिक जनन होता है, लेकिन जिनमें बीज नहीं बनते, ठीक है, उनमें अलैंगिक कायिक परिवर्धन है, एक बढ़िया प्रोसेस है नए पौधे बनाने की। दूसरा है नए पौधे वो आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं, क्योंकि इसमें मेटेरियल, जेनेटिक मेटेरियल उसी जनक, एक ही जनक से प्राप्त होता है, इसलिए अपने जनक के समान होते हैं। बीज रहित फसल उगाने के लिए, बीज रहित फसल उगाने के लिए भी हम इस विधि को काम में लेते हैं, उत्तक या कायिक संवर्धन को। और लास्ट है कि पौधे उगाने का सस्ता और सबसे आसान तरीका है कायिक परिवर्धन। ठीक है, तो ये पादपों में या जीवों में अलैंगिक जनन है वो अपन ने देखा। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और अपने सुझाव भी दें, ताकि आपको अधिक से अधिक हम आपको बेटर, अच्छा सा अच्छा है वो आपको दे सके। लैंगिक प्रजनन है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा होने वाला है। ओके, धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसको फायदा मिल सके। ओके, धन्यवाद।